Hello viewers, I am Deepthi. Today I am going to make a video for CBSE Class 10 Chemistry Chapter 1 Chemical Reactions and Equation. Without wasting your time, straightway coming to the chapter. First question is, what are chemical reactions? So chemical reactions are the processes in which new substances with new properties are formed. जो भी नया चीज बनेगा उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, जो इनिशियली हमारे पास रिएक्टेंट थे उससे बिल्कुल चेंज हो जाएंगे. Now chemical reaction involve the making and breaking, बनेंगे भी और टूटेंगे भी, क्या, of bonds between atoms to produce new substances. तो हमारे जो इनिशियल रिएक्टेंट्स थे उनके बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और न्यू बॉन्ड्स क्रिएट होंगे जो हमें नया प्रोडक्ट देंगे जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल नहीं होंगी. इसी के बारे में हम ये चैप्टर अभी रीड करने जा रहे हैं. तो थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन, आपकी बुक में यहीं से स्टार्टिंग है. मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर. तो क्या होता है, इट बिकम्स सॉर और रेंसिड और यू कैन से कर्डलिंग, यानी कि दूध फट जाता है. नेक्स्ट इज एन आयरन तवा और पैन और नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर. क्या होता है, इट बिकम्स रस्टेड, यानी उसको जंग लग जाता है. नेक्स्ट, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड. क्या हो जाएगा, कन्वर्टेड टू इथेनॉल और यू कैन से अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी. नेक्स्ट इज फूड इज कुक्ड, तो कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक टू रॉ फूड. नेक्स्ट इज फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, converted to simpler substances that are entirely different and then readily absorbed into the bloodstream and hence give us energy. Next is we respire. क्या होता है, what happens when we respire? New substances like CO2 and water are formed and hence we get energy. In all these examples, nature and identity of the initial substance has changed. It means a chemical reaction has taken place. तभी तो पता चलेगा कि chemical reaction यहाँ पर हुई है. इसी के बारे में हम पूरे चैप्टर में अब डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं. Now let us talk about all the activities given in this chapter in your NCERT book one by one. So coming to activity 1.1, take a clean 2 cm long magnesium ribbon. With the pair of tongs, burn it in air and then collect the ash. जो burn होने के बाद ash आएगी उसको हम चाइना डिश में कलेक्ट करेंगे. तो क्या होगा इसमें, सिल्वरी वाइट मैग्नीशियम रिबन burns with a dazzling white flame and changes into magnesium oxide. MgO बनेगा. magnesium oxide is a white powder. अब ओवरऑल वर्ड इक्वेशन जो कि हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होता है टू डिस्क्राइब अ केमिकल रिएक्शन. तो सबसे पहले क्योंकि चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शन से पढ़ने जा रहे हैं तो उसकी सबसे रॉ फॉर्म जिसको हम पढ़ते हैं वो है वर्ड इक्वेशन. तो वर्ड इक्वेशन में हम ओवरऑल वे जो हमारा होता है वो सबसे सिंपलेस्ट वे होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए. तो इस केस में हमारी वर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये हमारी वर्ड इक्वेशन है क्योंकि हमने पूरा वर्ड लिखा है मैग्नीशियम. अब इनके कलर्स भी अगर हम नीचे लिख देंगे तो हमारे लिए लर्न करने में इजी हो जाएगा. मैग्नीशियम जो हमने यहाँ पर लिया है इसका कलर है सिल्वरी वाइट, सिल्वरी वाइट कलर. देन ये हमारे जो दोनों आ जाएंगे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं जिनकी वजह से रिएक्शन स्टार्ट होती है. एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या आ जाएगा हमारे पास, व्हाइट पाउडर, व्हाइट पाउडर. और ये यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट है जो कि हमें मिल रहा है जिसकी प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट से टोटली डिफरेंट हो जाएंगी. इट मींस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन. एंड रिएक्टेंट्स की डेफिनेशन क्या आएगी, सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन. जिनमें केमिकल चेंज आया है दीज आर रिएक्टेंट्स और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ है इन द रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट. तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी हमने लर्न करनी है. To make this information more concise and useful, we use chemical formula. Instead of words, we can use chemical formula. हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो साइंस में हमें चीज़ों को कंसाइज बनाना है, मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना है, यूजफुल बनाना है. तो इसको हम क्या बोलेंगे फिर, अगर मैं इसमें केमिकल फॉर्मूला यूज कर दूंगी इंस्टेड ऑफ दीज वर्ड्स, इफ आई एम यूजिंग देयर formula, chemical formula, then this is known as chemical equation. So here chemical equation becomes Mg plus O2, then it gives MgO, magnesium oxide.
but mass is not same on both sides of the equation. When number of atom of each element on left hand side is not equal to the number of atoms on the right hand side of the arrow, such an unbalanced chemical equation is called skeleton equation. हमने जो पहले सबसे पहले स्टार्ट किया था इसका नाम था वर्ड इक्वेशन. वर्ड इक्वेशन हमने इस तरह से कवर किया है. अब ये हमारे पास क्या है, स्केलेटल इक्वेशन. स्केलेटल इक्वेशन मीन्स जो अभी अनबैलेंस्ड फॉर्म में है, हमने इसको बैलेंस नहीं किया है. इसको बैलेंस कर देंगे जब हम, तब ये बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगी. अभी तो ये स्केलेटन केमिकल इक्वेशन है. But according to law of conservation of mass, mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. So total mass of all the elements present in the reactants has to be equal to the total mass of the elements present in the product. So our first question arises, why do we need to balance the chemical equation? So answer is, the number of atoms of each element remains the same. Before and after a chemical reaction, number of atoms of each element remains the same. So we need to balance the skeletal chemical equation. So coming back to the final answer of this activity is balanced chemical equation. So this will give us a balanced chemical equation जब हम इसमें सेम इसको कर देंगे. नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, कितने एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड है. अब यहाँ ऑक्सीजन के नीचे आप 2 देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर 2 है ऑक्सीजन के एटम्स. इट मीन्स मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा. तो Mg प्लस O2 है और MgO है. ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए मुझे आगे 2 लगाना पड़ेगा. बट जैसे ही हमने 2 यहाँ लगाया, मैग्नीशियम के 2 एटम्स हो गए, तो हमें यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा. अब चेक कीजिए कितने एलिमेंट्स हैं. मैग्नीशियम के 2 हो गए एटम्स, इधर भी 2 हैं. ऑक्सीजन के 2 हो गए, इधर भी 2 into 1 यानी कि 2 ही हैं. तो यानी अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गई है. सो बैलेंस्ड इज 2Mg प्लस O2 गिव्स अस ए 2MgO, 2 ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी 1.1. नाउ कमिंग टू एक्टिविटी 1.2. टेक लेड नाइट्रेट. लेड नाइट्रेट मीन्स PbNO3 ट्वाइस. लेड इज PbNO3 और लेड की वैलेंसी 2 होती है, तो PbNO3 ट्वाइस लेड नाइट्रेट इन ए टेस्ट ट्यूब एंड ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन. पोटेशियम आयोडाइड इज KI. KI सॉल्यूशन हमने इसमें ऐड किया, तो क्या फॉर्म हो जाएगा हमारे पास एज ए प्रोडक्ट, क्या आएगा, यहाँ से लेड आएगा Pb और यहाँ से हमारे पास I आ जाएगा. तो बैलेंस करने के लिए हम Pb और I2 लगाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ Pb की वैलेंसी 2 होती है, तो क्रिस क्रॉस करेंगे, आयोडीन की 1 होती है, तो PbI2 हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा. और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट KNO3. बट अभी भी ये सिर्फ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, अभी इसको हमें बैलेंस्ड करना है. क्या पढ़ा था हमने पहले, वर्ड इक्वेशन होती है. वर्ड इक्वेशन को जब हम केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं तो स्केलेटल इक्वेशन होती है. उसको जब हम बैलेंस कर देते हैं नंबर ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द इक्वेशन, तो वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाती है. तो अभी इसको हमें बैलेंस करना है. यहाँ पर देखिए नाइट्राइट के कितने हैं, 2 है, तो यहाँ हमें सबसे पहले 2 लगाना है. यहाँ पर नाइट्रेट के 2 लगाते ही पोटेशियम के कितने हो गए, 2 हो गए, तो अब पोटेशियम के आगे भी हमें 2 लगाना है. आयोडीन के 2 होते ही आयोडीन यहाँ पर बैलेंस हो गया. अब देखिए इसके अंदर और क्या चीज बैलेंस नहीं है. 2KI हो गया, लेड नाइट्रेट हो गया, उधर से PbI2 और 2KNO3 ये हो गया. अब इसमें मेन रिएक्शन हमें शो किस चीज के लिए करे कि क्या फॉर्म हो रहा है. तो यहाँ पर PbI2 यानी लेड नाइट्रेट जो है वो ब्राइट येलो कलर की प्रेसिपिटेट बन जाएगी आपके पास. येलो प्रेसिपिटेट PPT, जिसके लिए हम नीचे की तरफ एरो लगाते हैं, वो फॉर्म होगी इसके अंदर, ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट. और पहले लेड नाइट्रेट का जो था वो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड था, तो ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारा किसमें फॉर्म हो गया, PPT बन गया. तो हमारे पास इसकी प्रेसिपिटेट आ जाएगी लेड आयोडाइड की. अब क्वेश्चन आता है, हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हैपन हुई है केमिकल रिएक्शन, ये कैसे पता चलेगा. तो हमने यहाँ देखा था एक्टिविटी 1.1 में चेंज इन स्टेट फ्रॉम, क्योंकि ये मैग्नीशियम था और मैग्नीशियम रिबन हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ था, यानी इस फेज में हमारे पास क्या आया था, कौन सा चेंज आया था, चेंज इन स्टेट है, तो स्टेट चेंज हो जाएगी. और जबकि एक्टिविटी 2 में अभी हमने क्या देखा, कलर चेंज हुआ.
व्हाइट क्रिस्टल एंड सॉलिड से येलो प्रेसिपिटेट बना, यानी कि कलर चेंज हुआ। तो चेंज इन कलर, इस एक्टिविटी में हमने क्या देखा? चेंज इन कलर। आप ये भी देखते जाइए क्योंकि इनमें से कोई एक चेंज होगा तभी हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो चेंज इन कलर आ जाएगा। और प्रेसिपिटेट होता क्या है, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, प्रेसिपिटेट फॉर्म हुई है। प्रेसिपिटेट इज एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जो घुलता नहीं है, वो हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर येलो पीपीटी हमें दिखाई देगी। सिमिलरली अगर किसी भी रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ ए गैस होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है, देन वी कैन से दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो अभी हमने देखा यहाँ चेंज इन कलर भी हुआ और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी हुई है। इसी केस में ये क्या है, तो इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी मीन्स प्रेसिपिटेट। तो तीन चेंजेस हमने देख लिए। पहली एक्टिविटी में चेंज इन स्टेट है, सेकेंड एक्टिविटी में चेंज इन कलर है अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है। इसके अलावा अगर और क्या हो जाएगा, गैस इवॉल्व हो जाएगी या फिर टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा, तब भी हम यही कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो गई है वहां पे। In activity 1.3, take a few zinc granules. अब zinc granules का ओरिजिनल कलर सिल्वरी ग्रे कलर होता है, तो हमने few zinc granules लिए, इन्हें कोनिकल फ्लास्क या फिर हम टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हैं, add dilute HCl या फिर हम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 भी ले सकते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले आप ये बात सीखिए कि जब भी एक मेटल होगा, कोई भी हमने रिएक्टिव मेटल लिया है, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो एक चीज हमारे पास सॉल्ट फॉर्म होगी और दूसरा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। मेटल विद एसिड, डाइल्यूट एसिड्स ऑलवेज गिव हाइड्रोजन, स्पेशली वो मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं, वो इजीली हाइड्रोजन बनाते हैं इनके साथ रिएक्शन करके। तो अब हमने यहाँ पर जिंक ग्रेन्यूल्स लिए हैं, तो जिंक हमारा मेटल की कैटेगरी में आ जाएगा। एसिड की प्लेस में हमने HCl लिया है, तो सॉल्ट ZnCl2 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ हमारा HCl के साथ हो गया। सिमिलरली अगर हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया H2SO4, तो इसमें फिर से क्या बन जाएगा? जिंक, और यहाँ से सल्फेट आ जाएगा, तो ZnSO4 हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। जिंक क्लोराइड और जिंक सल्फेट हमारे पास बन जाएंगे और हाइड्रोजन गैस सब में रिलीज होगी। गैस के लिए अपवर्ड एरो लगाना नहीं भूलना है। तो इस केस में आप रिएक्शन में ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे कि बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कैन बी सीन। बबल्स आपको दिखाई देंगे ना, कोई भी हाइड्रोजन कोई गैस बनेगी तो आपको थोड़े से बबल्स वहां पर दिखाई देंगे। इट मीन्स एवोल्यूशन ऑफ ए गैस। इट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। एंड अदरवाइज इफ वी टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, हम उसको बाहर से टच करेंगे, यू कैन सी दैट देयर इज चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो, एज इट इज समवट हॉट। बाहर से आप हाथ लगाएंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो गया, बाहर से टेस्ट ट्यूब थोड़ी गर्म है। अब हमने यहाँ क्या देखा कि टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है और गैस भी इवॉल्व हो रही है। अब हम आ रहे हैं अपने मेन पॉइंट पे, एनी वन और समटाइम्स यहाँ पर मतलब जितनी भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, एनी वन ऑफ दीज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। कितनी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी हैं? चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, प्रेसिपिटेशन फॉर्म होना, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस या चेंज इन टेम्परेचर। इन पांचों में से एनी वन और समटाइम्स मोर देन वन भी होंगी, दो भी हो जाएंगी, साइमल्टेनियसली तीन भी हो जाएंगी। दे टेल अस दैट वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो इनमें से किसी एक का होना तो जरूरी है, तभी हम कह पाते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है, नहीं तो नहीं हुई है। नाउ वी नो द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब तक हमें पता चल गया कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। एंड द मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन बाय टेकिंग ट्रायल्स by using the smallest whole number coefficient is called hit and trial method। तो अभी आपकी क्लास के लिए आप hit and trial method ही बैलेंसिंग के लिए यूज करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा अभी हम बैलेंसिंग करेंगे। टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, इसमें और इंफॉर्मेशन डालने के लिए हम उसकी फिजिकल स्टेट्स, यानी कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है, ये भी मेंशन कर देंगे। द फिजिकल स्टेट्स, अब मैं आपको वो पॉइंट्स बता रही हूं जो एक केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड अलोंग विद देयर केमिकल फॉर्मूला। जैसे हम रोटेशंस लगाएंगे, G लगाएंगे इट मींस वहां पर गैसेस बन रहा है, L लगाएंगे तो लिक्विड, AQ लगाएंगे तो एक्वस, एक्वस का मतलब होता है सॉल्यूशन इन वाटर, एंड देन S लगाएंगे तो सॉलिड। So notation G, L, AQ and S are used to represent gaseous, liquid,
एक्वस एंड सॉलिड स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो उससे हमारी केमिकल इक्वेशन ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाती है। अब इसके एग्जांपल के लिए आप देखिए हम क्या ले सकते हैं, आपकी बुक के अकॉर्डिंगली ही चल रही हूँ, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली हम आयरन ले रहे हैं सॉलिड फॉर्म में, हमने वाटर लिया यहाँ पर गैसियस फॉर्म में। जब मैं वाटर बोल रही हूँ गैसियस फॉर्म में, इट मीन्स ये वाटर नहीं है, ये स्टीम है। वाटर इन गैसियस फॉर्म इज स्टीम। सो हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारे पास, Fe3O4 यहाँ पर हमारे पास बना, और ये भी सॉलिड फॉर्म में बन रहा है, एंड देन हाइड्रोजन जो कि गैस है। तो अब हमने यहाँ पर Sg लिखकर इनकी फिजिकल स्टेट्स बता दी, जिससे इसकी इंफॉर्मेशन और ज्यादा प्रिसाइज हो गई है। अब इसको बैलेंस करे बिना तो हमारा नहीं होगा, तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग के लिए हमने यहाँ पर 3 देखा, आपने यहाँ पर 3 है। दोबारा से इसको नोट डाउन करते हैं ताकि आपको बैलेंसिंग में समझा पाऊं। यहाँ पर हमारे पास आयरन के 3 एटम्स हैं, तो सबसे पहले हम आयरन के आगे 3 लगा देंगे ताकि आयरन 3 बन जाए। अब आयरन के 3 बन गए, ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 है, तो ऑक्सीजन के नीचे 4 होने का मतलब हमें यहाँ पर ऑक्सीजन को 4 बनाना है। जैसे ही हमने ऑक्सीजन के 4 बनाए, हाइड्रोजन तो साथ में ही है, तो हाइड्रोजन के 4 × 2 मीन्स 8 हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन के 8 बनाने के लिए हमें इस साइड में बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर भी 4 प्लेस करना पड़ेगा। अब आप चेक कीजिए इक्वेशन, आयरन के 3 लेफ्ट हैंड साइड में, आयरन के 3 राइट हैंड साइड में, हाइड्रोजन के 8 हो गए, हाइड्रोजन के 8 एटम्स हो गए, और इधर कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन के 4 हैं और ऑक्सीजन के इधर 4 हो गए। तो अब यही केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होगी, और इसके साथ अगर हम Sg जो अभी हमने पढ़ा था वो भी लगा देंगे, तो ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए ज्यादा रेलेवेंट हो जाएगी। तो वी आर डिस्कसिंग हाउ कैन वी मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, जिसमें हमने फर्स्ट पॉइंट अभी रीड किया कि हम फिजिकल स्टेट्स रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की वहां पर मेंशन कर देंगे। और दूसरा मेथड अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन। तो कौन से हीट चेंजेस उसके अंदर हो रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट इज दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व, यानी कि बाहर निकल रही है, आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक्सो को हम कैसे लर्न करते हैं, एग्जिट। जब आप बाहर निकलते हैं मॉल से क्या लिखा होता है, एग्जिट, यानी बाहर निकल रहे हैं, हीट इवॉल्व हो रही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। और उनकी एग्जांपल्स में हम किसकी डिस्कस कर सकते हैं, जिनमें भी हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं। ऑक्सीजन ऐड करने का मतलब होता है हम इनको बर्न कर रहे हैं। बर्न करने का मतलब है कि यहाँ पर हीट इवॉल्व होगी। हीट को हम डेल्टा से लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो पूरा HEAT हीट लिख सकते हैं यहाँ पर। अब कार्बन हमने सॉलिड फॉर्म में लिया, ये कोल भी हो सकता है। ऑक्सीजन आपको पता है गैसियस फॉर्म में है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में है, और यहाँ पर हमारे पास ये हीट इवॉल्व हो रही है। तो हीट इस साइड में आ रही है, इट मीन्स ये किसकी एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जाम्पल है। तो हम हीट चेंजेस मेंशन कर रहे हैं कि राइट हैंड साइड में यहाँ पर हीट का एरो, हम हीट का सिंबल बनाएंगे। इसके अलावा अगर हम CH4 यानी कि मीथेन गैस ले रहे हैं, उसको भी ऑक्सीजन में बर्न कर रहे हैं, तो क्या आएगा हमारे पास CO2, और प्लस साथ में वाटर भी बनेगा, और साथ में फिर से हीट इवॉल्व होगी। लेकिन ये इक्वेशन अभी बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2H2 मीन्स 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 हैं, कार्बन के यहाँ पर 1 है, कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन के 2, और यहाँ एक और 2 भी है। तो ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 × O, इट मीन्स ये भी 2 है, ये भी 2 है, 4 है, इट मीन्स मुझे यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। तो मीथेन और 2 ऑक्सीजन गिव CO2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, एंड देन हीट इज इवॉल्व। सो यहाँ पर हमारे पास बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस हो रही है। नेचुरल गैस में हम बेसिकली मीथेन और इथेन ही लेते हैं। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इन सब में हीट इवॉल्व हो रही है, मीन्स हम राइट हैंड साइड में हीट का एरो लिख रहे हैं प्लस के साथ। इसी का सेकेंड टाइप है दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, वो ले लेगा रिएक्शन, एब्जॉर्ब करेगा, आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक मीन्स वो हमारे से हीट ले रहे हैं, इट मीन्स हमें उनको हीट प्रोवाइड करनी है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो लेते हैं, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। जितनी भी हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट क्लास में हम टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें सेकंड टाइप हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन आती है। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, इट मींस हमें उनको हीट देनी है। इसमें CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हमारा मार्बल का भी फॉर्मूला होता है, अगर हम इसको हीट देते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। किस में डिकम्पोज होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड तो इसका सिंबल है ही है,
प्लस CO2, साथ में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इवॉल्व हो रही है। लेकिन हमने हीट का सिंबल लेफ्ट हैंड साइड में प्लस के साइन के साथ बनाया, इट मीन्स ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसके अलावा अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आएगी, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि वो सनलाइट यानी कि सन एनर्जी के बिना पॉसिबल नहीं है, सोलर एनर्जी रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जिसमें हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी है। तो किसी भी फॉर्म में अगर हम किसी रिएक्शन को कोई एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, इट मींस वो एब्जॉर्ब कर रही है, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये हमारा सेकेंड वे था केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। थर्ड वे टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव इज बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्या रिएक्शन ऐसे पड़े पड़े ही हो गई है? नहीं हुई है ना, कोई ना कोई कंडीशंस हमें प्रोवाइड करनी पड़ी हैं। कोई टेम्परेचर देना पड़ा, कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर देना पड़ा, कभी हमें कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। तो ये सब रिएक्शंस हम एरो के ऊपर लिखेंगे, सॉरी रिएक्शंस नहीं, ये सब कंडीशंस हम एरो के ऊपर लिखेंगे, तभी हमारी रिएक्शन इंफॉर्मेटिव बन जाएगी। जैसे इसमें एग्जांपल आ रही है, आपने कार्बन, ये हमारा थर्ड टाइप है केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। कार्बन मोनो हमने यहाँ पर लिया है गैसियस फॉर्म में, देन हाइड्रोजन गैस हमने ली है, और इसको हमने कंडीशन क्या देना है, कंडीशन एरो के ऊपर हमने लिखना है 340 एटमॉस्फेयर। 340 एटमॉस्फेयर का हम प्रेशर देंगे, तभी जाकर ये CH3OH यानी कि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है, मीथेनॉल, मीथेनॉल बन जाएगा। तो ये रिएक्शन होने के लिए हमें पहले इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर देना पड़ेगा। और अगर हम इसके अलावा फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, तो हमें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए है, वाटर चाहिए है, और सबसे ज्यादा हमें क्या चाहिए होता है, किसके बिना नहीं हो सकती है, सनलाइट। सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही क्यों लेते हैं, क्योंकि उन्हीं में हमारे पास क्या होती है, क्लोरोफिल। तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल जो ग्रीन प्लांट्स के अंदर है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C6H12O6। इट मीन्स वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। साथ में हमारे पास ऑक्सीजन आ जाएगी, और साथ में हमारे पास वाटर आ जाएगा लिक्विड फॉर्म में, ऑक्सीजन आ जाएगी गैसियस फॉर्म में, और जो ग्लूकोज होता है ये हमारे पास एक्वस फॉर्म में आता है। बट अभी ये इक्वेशन भी बैलेंस नहीं है, आप साथ साथ में बैलेंसिंग सीखते जाइए। अभी यहाँ पर देखिए कितने हैं, C6 हैं, C6 में मुझे यहाँ 6 लगाना पड़ेगा। तो C6 को बैलेंस करने के लिए, कार्बन के बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर 6 पुट कर दिया। अब 6 पुट करते ही ऑक्सीजन के 6 × 2 12 हो गए, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 है। पहले इधर हाइड्रोजन के काउंट कीजिए, हाइड्रोजन के इधर 12 है और इस तरफ 2 है, तो 2 और प्लस 12 यानी कि 14 हो रहे हैं इस तरफ हमारे पास हाइड्रोजन के लिए। तो अभी हमारे को और भी तो बैलेंस करना है, क्योंकि ऑक्सीजन भी अभी यहाँ सिंगल फॉर्म में है, उससे भी नहीं होगा। तो पहले किसी और एलिमेंट को देखते हैं कौन बैलेंस नहीं हो रहा। हाइड्रोजन के 2 हैं, C6H12O6। अब O के भी हमें 6 चाहिए, 6 यहाँ है और 1 वहां पर है, तो 1 तो हो ही नहीं सकता। तो इसको बैलेंस करने के लिए अब हमें यहाँ पर भी कुछ ऐसा लगाना है जो इसको भी बैलेंस कर दे, यानी कि हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन का पहले हम यहाँ पर 2 लगाते हैं, तो 12 × 2 24 हो जाएगा। अब यहाँ चेक कीजिए, यहाँ 12 है, ऑलरेडी 12 है, यहाँ 2 है। अगर मैं यहाँ पर भी 6 लगा दूंगी तो 6 × 2 कितना हो गया, 12, और यहाँ पर भी 12, और 12 + 12 कितना हो जाएगा, 24। तो हाइड्रोजन के हमारे पास 24 हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन काउंट कीजिए, ऑक्सीजन के कितने हैं, यहाँ पर 12 ये हैं, और 6 × 2 12 ये हैं, यानी 24 है। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ 6 है और यहाँ पर भी 6 है, तो 6 और 6 है। लेकिन अभी हमारे पास ये O2 एक और बचा हुआ है यहाँ पर, तो O2 के आगे भी अगर हम 6 लगा देंगे तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स भी बैलेंस हो जाएंगे। इट मीन्स फोटोसिंथेसिस की ओवरऑल केमिकल इक्वेशन क्या आएगी, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर मॉलिक्यूल्स, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज का C6H12O6 एक्वस फॉर्म में फॉर्म कर रहे हैं, प्लस 6 ऑक्सीजन एटम्स एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। To sum up the chapter covered portion is, वहां पर हमने सबसे पहले क्या देखा था, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं डेली लाइफ में, जैसे मिल्क का, आयरन तवा का, ग्रेप्स का, फूड का, रेस्पिरेशन का, ये सारी प्रोसेसेस हमने डिस्कस करी है। ये सारी केमिकल रिएक्शंस क्यों हैं उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है। उसके बाद हमने एक्टिविटी 1.1 में क्या देखा, उसमें चेंज इन स्टेट हो रहा है। एक्टिविटी 1.2 में हमने क्या देखा, चेंज इन कलर हो रहा है, अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी बन रही है जो कि इनसॉल्युबल पार्ट है उसके अंदर। एक्टिविटी 3 में हमने क्या देखा, एवोल्यूशन ऑफ ए गैस हो रही है, और चेंज इन टेम्परेचर, टेस्ट ट्यूब बाहर से गर्म भी हो रही है, ये भी हमने देखा। फिर उसके बाद हम केमिकल इक्वेशंस पे आए हैं। केमिकल इक्वेशन में हमने सबसे पहले देखा कि वर्ड इक्वेशंस क्या होती हैं। वर्ड इक्वेशन में हम पूरा नाम लिखेंगे, MAG, NaSiUm, मैग्नीशियम हमने लिखा, फिर हमने उसको सॉल्व किया, लिखा मतलब पूरी इक्वेशन को हमने दिखाया उनको।
उसके बाद उसके हमने स्केलेटल इक्वेशन लिखी जिसमें हमने केमिकल फॉर्मूला यूज किया, और केमिकल फॉर्मूला को जब हमने नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट के दोनों तरफ LHS RHS में बैलेंस कर दिए तो वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमने 3 मेथड्स रीड किए हैं, जिसमें फर्स्ट में हमने उसकी स्टेट्स को लिख दिया कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है, मेंशन कर दिया तो वो उससे और इंफॉर्मेटिव होगी। सेकंड पॉइंट में हमने क्या देखा कि हीट चेंजेस क्या हैं, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अगर एक्सोथर्मिक है तो राइट हैंड साइड में हीट का सिंबल हो गया, अगर एंडोथर्मिक है तो लेफ्ट हैंड साइड में हीट का सिंबल हो गया। और थर्ड पॉइंट में हमने क्या देखा कि उसके अंदर हमारे पास किस किस तरह से हीट निकल सकती है। इट मीन्स थर्ड पॉइंट में हमारे पास आ गया कि केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए थर्ड पॉइंट में हमने देखा कि कंडीशंस हम कैसे मेंशन करेंगे, क्या क्या कंडीशंस होंगी जिसकी प्रेजेंस में वो केमिकल इक्वेशन हैपन हो रही है। हर टाइम तो वो नहीं हो रही है ना, तो कौन सी कंडीशन है, जैसे हमने फोटोसिंथेसिस के लिए देखा कि सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस हो रही है, या इलेक्ट्रोलिसिस है तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं तो वो हो रही है। नाउ इस एक्सरसाइज को खत्म करने से पहले हमेशा ब्लू क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो मुझे अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मुझे बताएंगे कि आपको इस तरह से मेरी वीडियो चाहिए है या नहीं चाहिए है, क्योंकि अभी मेरी आपके साथ ये पहली वीडियो है। मैं आपको ब्लू क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी, चैप्टर के अंदर की आई हुई एक एक एक्टिविटी हम डिस्कस करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे वो मैं बार बार डिस्कस करूंगी आपके साथ। यानी आपको किसी भी और चीज की जरूरत नहीं रह जाएगी अगर आप चैप्टर मेरे साथ रीड करेंगे। और मुझे किसकी जरूरत होगी, मुझे आपकी वैल्यूएबल फीडबैक की जरूरत है, तो मुझे अपनी वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए। अब हम ब्लू क्वेश्चंस पे आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको पता है एनसीईआरटी का पूरा पेपर आपका इसी बुक्स में से, सीबीएसई बुक्स में से ही बनता है। तो अगर इन बुक्स को हम अच्छे ढंग से कवर कर लेंगे तो हमें एक्स्ट्रा बुक सिर्फ एक्स्ट्रा रेफरेंस के लिए चाहिए, पेपर के लिए कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं चाहिए। इन्हीं चीजों के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है हमने। तो पहले हम सिंपल चीजों को कर रहे हैं, फिर जब हम रिवीजन टाइम पे आएंगे तो हम थोड़ी और इसके अंदर इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, इनकी और एग्जांपल्स को रीड करेंगे। बट इनिशियल लेवल में सबसे पहले एनसीईआरटी को ऐसे समझो कि ये एक रामायण ग्रंथ की तरह है जिसको हमें समझना ही समझना है। इसके अंदर एक एक लिखी हुई लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। So now coming to blue questions, our first question is why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in the air? हमें क्यों मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना है, साफ करना है, क्यों करना है? मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन टू रिमूव द लेयर, को हटाने के लिए। कौन सी लेयर? जो मैग्नीशियम को प्रोटेक्ट करके रखती है। कौन सी प्रोटेक्टिव लेयर है? टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड from its surface so that on heating it may combine with oxygen of air easily, ताकि वो एयर के कांटेक्ट में इजीली आके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर पाए। तो पहले जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको हम हटा देंगे, क्लीन करेंगे। सेकेंड है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। तो अब आपको लिखा गया हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का मतलब नेसेंट हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन का मतलब है H2 और क्लोरीन का मतलब है Cl2। ये नीचे लगाना है। हालांकि हाइड्रोजन का सिंबल H ही है, लेकिन हम उसका पूरा एटम दिखाएंगे। नेसेंट हाइड्रोजन यानी सिंगल H नहीं दिखाएंगे आप। तो H2 प्लस Cl2 और क्या बन जाएगा यहाँ पर HCl। अब आपको पता ही है बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर क्या लगाना है, सिर्फ किसकी कमी दिखाई दे रही है, क्लियरली देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, हम 2HCl लगा देंगे, हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट हमें दिया गया बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? BaCl2। अगर आपको ये बनाने में दिक्कत आती है कि बेरियम क्लोराइड कैसे बना, कि Ba2 प्लस है और क्लोराइड का माइनस है और ये क्रिस क्रॉस करके हमने इसके नीचे लाया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको इसका क्रिस क्रॉस मेथड से कैसे ये फॉर्मूला बनता है वो भी बता दूंगी। तो अभी ये BaCl2 इस तरह से बना है, क्रिस क्रॉस करने से बना है, बस आपको इनकी वैलेंसेस लर्न करनी है। तो बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन हो रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है? 3+ और सल्फेट की वैलेंसी होती है 2-। तो जब हम क्रिस क्रॉस करेंगे तभी तो हमें ये बनाना आएगा एल्यूमिनियम सल्फेट। तो Al, ये 2 नीचे आ जाएगा Al2 और SO4 में हम ब्रैकेट जरूर देंगे क्योंकि वो 3s के लिए भी है। अगर हमने ब्रैकेट नहीं दी तो वो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ कंसिडर होगा, इसलिए हमारे पास ये केमिकल इक्वेशन आ जाएगी एल्यूमिनियम सल्फेट की। अब इसमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है? बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट की भी प्रेसिपिटेटिव फॉर्म होती है, तो बेरियम सल्फेट की प्रेसिपिटेट फॉर्म हुई है। तो बेरियम यहाँ से आया, सल्फेट यहाँ से आया, तो क्या बच गया? एल्यूमिनियम और क्लोराइड। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, एल्यूमिनियम 3 है और क्लोरीन की 1 है। तो जब मैं इसको नीचे लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? AlCl3। आप बैलेंसिंग इसमें तभी ही कर पाएंगे जब आपको इनका क्रिस क्रॉस मेथड आता है।
अगर आपको आता ही नहीं होगा तो आप इसमें बैलेंसिंग बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आपका इक्वेशन ठीक बनेगा तभी तो बैलेंसिंग का कोई यूज रह जाएगा। अगर इक्वेशन ही ठीक नहीं है तो बैलेंसिंग किसी काम की नहीं है। अब इसमें देखिए बैलेंसिंग के लिए आपको क्या क्या लगाना है। यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं। एल्यूमिनियम के यहाँ पर 2 है, सल्फेट के 3 है। यहाँ सल्फेट का कुछ नहीं है तो सल्फेट के आगे हम 3 लगा देंगे तो सल्फेट के 3 हो गए। एल्यूमिनियम के यहाँ 2 है, यहाँ एल्यूमिनियम का 1 है, इट मीन्स मैं 2 लगा देती हूँ। क्या अभी बैलेंस हुआ? एल्यूमिनियम के 2 हो गए, सल्फेट के 3 हो गए। अब यहाँ से चेक कीजिए, जब मैंने 3 लगाया तो बेरियम के भी तो 3 हो गए, इट मीन्स मुझे यहाँ भी 3 लगाना है। अब बेरियम के 3 हो गए, अब क्लोरीन के कितने? 3 इंटू 2 6 हो जाएंगे। तो क्लोरीन का 6 का मतलब यहाँ पर चेक कीजिए 3 इंटू 2 6 हो गए, इट मीन्स अब ये बैलेंस हो गई। आप फिर भी चेक कीजिए कि कितने कितने एलिमेंट्स आए हैं। बेरियम का 3 आ गया, बेरियम का उधर भी 3 एटम्स है। क्लोरीन के 3 इंटू 2 6 हो गए, उधर भी हमें राइट हैंड साइड में भी देखा कि 6 ही है। एल्यूमिनियम के कितने हो गए? एल्यूमिनियम के 2 हैं और सल्फेट के 3 हैं और सल्फेट के यहाँ पर भी सल्फेट के आगे 3 है, इट मीन्स ये अब बैलेंस हो गई है। अब हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट आता है जिसमें हमारे पास है सोडियम प्लस वाटर। सोडियम का हमारे पास सिंबल Na है प्लस वाटर का H2O है। तो सोडियम और वाटर के साथ हमारे पास क्या बन रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिस में NaOH का नाम आता है, ये बहुत अच्छी बेस है। प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए मैंने क्या बताया? सिर्फ H नहीं लिखना, H के नीचे 2 लगाना है। हम उनके सिंबल्स को थोड़ी गलत लिख देंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अब इसकी बैलेंसिंग के लिए हमें क्या क्या लगाना है आगे आप चेक करते जाइए। सोडियम का हमने ये देख लिया, हाइड्रोजन के 2 है और इधर हाइड्रोजन का 3 है, यहाँ हाइड्रोजन के 2 है तो 3 तो बन ही नहीं सकते इसके पास, तो इट मीन्स मुझे यहाँ पर पहले 2 लगाना पड़ेगा इसको इवन नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। तो 2H यानी कि यहाँ से 2 और 2 4 हो जाएंगे, यहाँ पर भी हम 2 लगाएंगे तो हमारे इजिली 4 हो जाएंगे यहाँ पे। अब ऑक्सीजन कितने हुए? 2 है, ऑक्सीजन 2 हो गए। Na कितना हुआ? इसके आगे 2 लगाते हैं, Na कितना हो गया? 2 हो गया। तो अब 2Na प्लस 2 वाटर गिव्स 2NaOH एंड हाइड्रोजन गैस विल बी फॉर्म। तो ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहाँ पर बन गई। अब एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया है। Last question from blue question says, question number 3, write a balanced chemical equation with state symbols for the following reactions. First is solutions of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride. तो हमारे पास पहले बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, तो बेरियम क्लोराइड के सोल्यूशन के लिए हमने अभी क्या पढ़ा था? सोल्यूशन अगर है तो हम एक्वस वर्ड लगाते हैं। तो बेरियम क्लोराइड कैसे बना वो भी मैंने आपको बताया था, Ba2+ है इसलिए बना। तो बेरियम क्लोराइड Ba, क्योंकि क्लोरीन की 1 है और बेरियम का 2 इसके नीचे आ जाएगा तो बेरियम क्लोराइड हो गया, और इसके लिए हम एक्वस फॉर्म लिखेंगे क्योंकि उन्होंने बोला ये सोल्यूशन फॉर्म में है। प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, Na क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी 2 है वो जो नीचे आ जाएगी और सोडियम के 1 है इसलिए हमने 1 के लिए नहीं लगाया, वो भी सोल्यूशन है, इट मीन्स एक्वस फॉर्म में है। उसके बाद हमारा फॉर्म क्या हो रहा है? बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट BaSO फॉर्म हो रहा है जो कि वो भी सॉलिड फॉर्म में है क्योंकि उसकी प्रेसिपिटेट बन रही है, एंड देन NaCl प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रही है तो हम इसके लिए PPT या सॉलिड फॉर्म लिख सकते हैं, एंड NaCl भी हमारा एक्वस फॉर्म में ही है तो ये हमारे पास एक्वस फॉर्म आ जाएगा, इसके लिए आप यहाँ पर सॉलिड भी लिख सकते हैं। अब पहले चेक कीजिए क्या ये बैलेंस हो गई है, क्या ये बैलेंस है ऑलरेडी? चेक कीजिए यहाँ पे कितने कितने बन रहे हैं आपके पास। Na के नीचे क्या लिखा है हमने? 2, सोडियम सल्फेट इसके नीचे 2 है, ये 2 कहाँ से आया? तो 2 क्योंकि इसका क्रिस क्रॉस किया था तो सल्फेट का 2 नीचे आया, बट हमें यहाँ तो 2 लगाना पड़ेगा Na के आगे। अब ये इसी तरह से क्लोरीन के नीचे 2 है लेकिन वहां 2 लगाते ही क्लोरीन के भी 2 हो गए, इट मींस वो बैलेंस हो गया। अब सोडियम के 2 हैं, सल्फेट का 1 है, सल्फेट का 1 है, बेरियम का 1 है, बेरियम का 1 है, क्लोरीन के 2 है, क्लोरीन के 2 है, इट मींस बस 2 लगाते ही ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। सेकेंड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी मैंने आपको बताया था NaOH, जो कि बहुत ही अच्छी बेस, हम इसको अल्कली में मानते हैं और ये भी सोल्यूशन फॉर्म में है तो हमने एक्वस लिखा। रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ कर रही है तो HCl के लिए भी हम एक्वस ही लिखेंगे। फॉर्म क्या कर रहा है ये? टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड वाटर, तो सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन NaCl इट मींस एक्वस ही है और वाटर साथ में फॉर्म हो रहा है और वाटर यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में है, अगर हम G लिखते तो वो गैसियस फॉर्म में होता। अब इसमें देखिए क्या ये बैलेंस्ड है या नहीं है, चेक कीजिए। सोडियम का कितना है? 1 है, सोडियम का 1 है। O ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? और कहीं नहीं है ऑक्सीजन, सिर्फ यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1 है। H का कितना है? H के नीचे यहाँ पर 2 आपको दिखाई दे रहा है H2O। अब यहाँ H देखिए, यहाँ पर H एक यहाँ है और एक यहाँ है, इट मींस टोटल ये भी 1 + 1 2 ही है,
इट मीन्स यहाँ पर भी 2 ही है, तो ऑक्सीजन के यहाँ पर हो गए बैलेंस, क्लोरीन बच गया, क्लोरीन का भी क्लोरीन 1 1 है, इट मीन्स ये ऑलरेडी बैलेंस फॉर्म में ही इक्वेशन आ गई है। With this, our first blue questions are over. Hope you have understood all these points discussed by me. If you still have any doubt, you can tell me in the comment section. I will definitely try to solve your doubt. आपको अगर बैलेंसिंग में प्रॉब्लम है, आप मुझे बताइए, मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको क्रिस क्रॉस मेथड में प्रॉब्लम है कि इक्वेशन कैसे बन रही है, वर्ड इक्वेशन से हम केमिकल फॉर्मूला में कैसे आ रहे हैं, तब भी आप मुझे बताइए, मैं आपको उसको प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दूंगी, उसकी अलग से वीडियो बना के आपको एक एक पॉइंट समझाया जाएगा। बस मुझे आपके कमेंट्स चाहिए, मुझे फीडबैक चाहिए। अगर आपको समझ आ रहा है तभी तो मुझे बनाने का फायदा है, अगर आपको समझ ही नहीं आएगा तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।